हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। उस दिन मैंने आपको चिंता कविता का पार्ट 1 कराया था, जिसके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ पर मनु जो हैं वो बहुत परेशान हैं और वो अपनी चिंता से ग्रस्त किस प्रकार से दुखी होकर बहुत विचार उनके मन में आ रहे हैं। तो कवि जयशंकर प्रसाद ने उस परिस्थिति का मनु की मनोदशा का वर्णन यहाँ पे किया है कि मनु चिंतित हैं, और कवि ने इस सर्ग का नाम चिंता इसलिए रखा है कि मनु ने अपनी चिंता के द्वारा हमारे सामने अपने काफ़ी विचारों को व्यक्त किया है। और यह प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारा कमायनी महाकाव्य से लिया गया है। और जल प्रलय समाप्त हो गया, इसलिए पानी धीरे धीरे उतर रहा है, वो चारों ओर का वातावरण है। और महाराज मनु जो है हिमालय की चोटी पर जाते हैं और बहुत चिंताग्रस्त हैं, चिंता की रेखाएं उनके चेहरे पर उभर आई हैं। तो हम पहली 12 पंक्तियां पढ़ चुके थे, तो हम अगली 4-4 करके वापस से पंक्तियां पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं पढ़ने जा रही हूँ। चिंता कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, ऊपर उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुबह स्तोत्र, बंदी महावट से नौका थी सुख थे अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल पलावन भी निकलने लगी मही। तो यहाँ पर किस प्रकार से हमने देखा था कि वो बैठे हुए थे। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते कि हिमालय की ऊंची चोटी पर विराजमान जो मनु है, पुरुष जो चिंतित हो रहा है, उनका शरीर कातर बदन, उनका शरीर शक्ति संपन्न था, उनका शरीर जो था शक्ति संपन्न था। उसके भीतर क्या हो रहा है, उपेक्षित यौवन का मधुमेह स्तोत्र बह रहा था। मतलब उनको अभी उनका जो एक अंदर जो यौवन जो था, उपेक्षित जो यौवन का मधुमेह स्तोत्र बह रहा था। जल प्रलय से जो जल का विनाश हुआ था, तो जल का जो विनाश हुआ था, तीसरी पंक्ति में आ जाएंगे। जल का विनाश होने के से प्रयुक्त जो नौका थी, अब महावट से बंधी हुई सूखी सी पड़ी हुई थी। जो इतना जल में विनाश हुआ, जो नौका थी अब जल महावट में बंधी हुई सूखी सी पड़ी हुई थी। और अगला चौथी पंक्ति, और बाढ़ का पानी अब उतरने लगा था तथा पृथ्वी दिखाई पड़ने लगी थी। तो यहाँ पर जो है पहली 4 पंक्तियों में बताया, कातर मतलब व्याकुल बताया, पौरुष मतलब पराक्रम, ओतप्रोत मतलब एक दूसरे से मिला हुआ, यौवन मतलब जवानी, और मधुमेह मिठास युक्त या मधुर भी, स्तोत्र यानी झरना। महावट क्या होता है, ये एक बड़ा सा एक वट का बहुत बड़ा वृक्ष होता है जो नौका उससे बंधी हुई थी। तो यहाँ पर वही बताया कि किस प्रकार से नौका है वो बंधी हुई थी। बंधी हुई नौका जो है, जो जल प्रलय में जो प्रयुक्त नौका है, अब महावट यानी वो वट के बड़े वृक्ष से बंधी हुई सूखी सी पड़ी थी। और बाढ़ का पानी जो है धीरे धीरे उतर रहा था, और अब पृथ्वी दिखाई देने लमही यानी पृथ्वी धीरे धीरे दिखाई देने लगी थी। तो अगली हम 4 पंक्तियों पर हम चलते हैं। किस प्रकार से कि निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी, वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही हस्ती सी पहचानी सी, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी स्वोट के भीषण प्रथम क्रम सी मतवाली। तो यहाँ पर वो कैसे कह रहे हैं कि हिमालय के शिखर पर जो विराजमान पुरुष कौन है, मनु जो हैं, को अतीत की जो है कारुणिक कहानियां एक एक करके याद आ रही हैं। निकल रही थी मर्म वेदना मतलब अंदर दिल से निकली हुई कहानियां जो थी उनके अंदर, उस पुरुष के अंदर यानी मनु के अंदर वो कहानियां कारुणिक, मर्म मतलब जो दिल को छू जाए, ऐसी कहानियां जो है वो जो थी एक एक करके याद आ रही थी और उसे विचलित कर जाती थी। वहाँ अकेली प्रकृति और उस पुरुष की कारुणिक कहानियों को वहाँ केवल कौन सुन रहा था, प्रकृति रह गई थी, बाकी तो सब विनाश हो गया था। सो रही थी वह उनका उपहास भी कर रही थी, हस्ती सी पहचानी सी, वो उस मनु की बातों की, वो जो बैठा था पुरुष उसकी बातों को सुन रही थी और मन ही मन प्रकृति को यहाँ पर जो बोला है कि उनका उपहास कर रही थी, उनका मजाक उड़ा रही थी। ओ चिंता की पहली रेखा, कवि कहते हैं कि
सुखद अतीत को याद करके, सुखद मतलब सुखद जो अतीत मतलब जो भूतकाल होता है, अगर आप उस सुखद अतीत को जब याद करते हैं तथा अनिश्चित भविष्य को देखकर पुरुष चिंतित हो उठा। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्वन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कम सी मतवाली। तो वो जो है वो परेशान हो रहा है कि किस प्रकार से वो अपने पुराने अच्छे दिनों को याद कर रहा है और अनिश्चित, उसको पता ही नहीं कि भविष्य में क्या होगा। वो पुरुष जो है बहुत चिंतित है और उसने चिंता को वन की शेरनी, ज्वालामुखी की विस्फोट का कंपन, अभाव की बालिका, ललाट की दुष्ट रेखा तथा जल माया की जल रेखा जैसी विशेषणों से संबोधित किया है। यहाँ पर जैसे ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्वन की व्याली, तो यहाँ पर वो उन्होंने जो बहुत सारे संबोधन विशेषण मतलब किसी चीज को संबोधित किया है, बताया है कि कैसे किस प्रकार से जो चिंता जो उसको उस चिंता को उन्होंने कैसे व्यक्त किया है। वन की शेरणी, ज्वालामुखी का विस्फोट का कंपन, जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो कंपन होता है। अभाव की बालिका और उस प्रकार से ललाट की दुष्ट रेखा तथा जल माया की चल रेखा जैसी विशेषणों से संबोधित यहाँ पर उन्होंने किया है। हे अभाव की चंपल बालिका, री ललाट की मतलब यहाँ पर वही पंक्तियों को वापिस से मैं दोहरा रही हूँ कि यहाँ पर जो है पुरुष चिंतित हो गया और उसने चिंता को वन की शेरणी, ज्वालामुखी के स्फोट का कंपन, अभाव की बालिका, माथे की दुष्ट रेखा और जल माया की चल रेखा जैसी विशेषणों से पुकारा है। कवि ने चिंता को अहितकार बताते हुए कहा है। तो यहाँ पर वो कह रहा है, आहत गिरेगी हृदय लहलते खेतों पर। वो कह रहे हैं कि चिंता को अहितकार बताया है कि चिंता करने से कभी कुछ होता नहीं है। करते हुए कहा है कि लहलहाते खेतों पर जैसे पत्थर, ओला आदि गिरकर भी उसे नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर वो बताया कि जब कोई पकी हुई फसल होती है उस पर जब बर्फ गिरती है, ओले गिरते हैं, तो फसल जो है वो किसी लायक नहीं रहती, गिरकर उसे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार छिनी रहेगी अंतर्तन में सबके लिए तू निगुण। तो वो कह रही है उसी प्रकार चिंता जो है स्वस्थ मनुष्य का जीवन नष्ट कर देती है। चिंता को कहते हैं चिता के समान। तो यहाँ पर वो वही बता रहे, व्याली मतलब जो है बाघ की रानी बाघिन को बोला गया है। पलावन यानी बाढ़, मही यानी पृथ्वी और खल यानी दुष्ट। मतलब खल मतलब जो चीज हमारे लिए हितकारी नहीं है, जैसे वो जो प्रलय आई है वो उसके लिए हितकारी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर बताया कि ओला पत्थर जो पड़ता है, करका जो पड़ता है जब फसलों पर, तो फसल को नुकसान कर देता है। जैसे कि घिरेगी हृदय लहे खेतों पर करका घंसी। तो करका वही ओले जब गिरते हैं धरती पर और फसल पर गिरते हैं तो फसल का नुकसान हो जाता है। उसी प्रकार चिंता जब मनुष्य के अंदर घुस जाती है उसके जीवन को, स्वस्थ मनुष्य के जीवन को वो नाश यहाँ पर कर देती है। ऐसा यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कैसे जीवन की कुछ चीजें जो हैं मनुष्य में चिंता करने से उसका नुकसान होना स्वाभाविक ही है। तो यहाँ पर हमने हमने पहली 12 पंक्तियां पढ़ी, अभी हमने 12 पंक्तियां अभी फिर पढ़ी हैं। तो अगली हम 12 पंक्तियां किस प्रकार से पढ़ेंगे, आपने इनके अर्थों को ध्यान से सुनना है कि किस प्रकार ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।